बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कुछ अरसे से आपसे स्क्रीन पर मुलाकात नहीं हो सकी और मैं अपना प्रोग्राम नहीं कर पाया। उसकी वजह यह कि मेरी वालदा पहले अलील थी और उसके बाद जहान फ़ानी से कूच फरमा गई, इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और जो जितने मेरे देखने वाले हैं इन सब से दवा की दरख्वास्त है, बिलाशुबा एक इर्रिपेरेबल लॉस है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के मौजू की जानिब। मुल्क की सियासत में एक अरताश पाया जाता है। तहरीक अपोजिशन जमातों का इकट्ठ पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जब से असूली तौर पर लाने का फैसला किया है, तब से हम देख रहे हैं कि सियासी राब्तों में तेज़ी आ गई है। 14 साल बाद कायदे इस इख्तलाफ शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी बरदरान, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की। मुलाकात में बताया गया कि उनकी तबीयत का की हाल अहवाल पूछने के लिए गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है। इसके अलावा हमने देखा है कि आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब भी एक्टिव नज़र आ रही हैं। लेकिन इन तमाम बातों का आज एक बड़ा भरपूर जवाब वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल चौधरी मुनिस इलाही साहब की जानिब से आया, जब एक तकरीब में वो मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उसके चीफ गेस्ट थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि PMLQ ताल्लुक़ निभाना जानती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ताल्लुक़ जुड़ गया है। सियासी लोग हैं, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि घबराहट का शिकार PTI नहीं है, PTI की ट्रेनिंग हुई हुई है। अलबत्ता जो एक तातुल के बाद मुलाकातें कर रही हैं वो घबराहट का शिकार हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है वो कल खैबर पख्तूनख्वा का जो पहला मरला था उसके कुछ मेयर्स के इलेक्शंस होना बाकी थे, रीपोलिंग की दरख्वास्तें थीं। तो अब जो गैर हतमी और जो नताइज सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया है, क्योंकि पहले मरले में जमीयत उलमा इस्लाम और अपोजिशन की जमातों को सबकत हासिल हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि तंजीम नौ भी की गई। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो PTI के सदर मुकर्रर किए गए खैबर पख्तूनख्वा में, और जो हाई प्रोफाइल नशिस्त थी DI खान की और जिस पे सबकी नज़रें मरकूज़ थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर साहब, जो वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं, पहले उनको नाअहल करार दिया गया था, फिर हाई कोर्ट से उन्होंने उस पर अपील में गए, वो उन्होंने सबकत हासिल की है, उन्होंने ये बाजी जीत ली है और मौलाना फजल रहमान साहब को उनके घर में शिकस्त हुई है। इस पर भी हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियात आज की हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। आप सूबाई वज़ीर हैं फॉर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया यावर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शहादत अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया शहादत अमान साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया स्काइप सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुशर्रफ बिन नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, उनका बहुत शुक्रिया। आप लोगों को फॉर्मल वेलकम। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे अहमद एजाज साहब से, जो हमारे इंचार्ज इलेक्शन सेल हैं और उनके पास पूरा डाटा है। जो लोकल बॉडीज़ का पहला मरला हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, ज़रा इनसे जानेंगे कि अब जो तमाम नताइज सामने आए हैं उस हवाले से इनका क्या एनालिसिस है। अहमद एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा अहमद, बताइएगा ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूंकि गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा, और पहला मरला जब हुआ उसमें जो नताइज आए उसमें तो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान सबकत ली हुई थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और उसके अलावा पीपल्स पार्टी और PMLN ने तो खैर इतना हौसला अफजा नताइज नहीं थे, आज़ाद काफ़ी ज़्यादा जीते थे। अब ये जो कल नताइज सामने आए हैं और जो इलेक्शन हुई है और जो सारी नज़रें DI खान पर मरकूज थी, नताइज सामने आ गए, आपका क्या एनालिसिस है, क्या फाइनल टैली है? देखिए सर, एक तो जो भी नतीजे हमारे पास आए हैं वो भी गैर हतमी और गैर सरकारी हैं और हम उसी की बुनियाद पर ये आज की मेरी तरफ से जो भी गुफ्तगू होगी वो इसी हवाले के साथ होगी। जी जी। तो जो हमने देखा, जो गुज़िश्ता रोज़ जो डेरा इस्माइल खान में जो मेयरशिप पर जो इंतखाब हुआ, उसमें हम देखा कि मैं इस पर देख रहा था, गौर कर रहा था और बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे थे, समझ रहे थे। तो हमारे नज़दीक ये था कि ये जो डेरा इस्माइल खान का जो इलेक्शन है मेयरशिप का, इस पर अगले इंतखाबात जो अगला मरहला है खैबर पख्तूनख्वा में जो 31 मार्च को होगा, दूसरा जी जी। मरहला बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, उस पर इसके सिर्फ असरात मुरतब नहीं होंगे हार जीत के, बल्कि मैं इसको आगे जाकर देख रहा था कि अगले इंतखाबात में जो हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होने हैं उस पर भी ये एक सीट जो है, एक सीट की हार जीत जो है वो अपने असरात मुरतब कर सकती है। उसकी एक बड़ी वजह ये थी
कि हम देख रहे थे कि डेरा इस्माइल खान में बड़ी सियासी जमातें और फिर उनके अहम जो उम्मीदवार थे, जी लोग जी जो जी। थे, उनके रहनुमा जो थे, वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है। मिसाल के तौर पर JUI के उम्मीदवार को PDM की पूरी एक्सपोर्ट हासिल है, जी उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को ANP की हिमायत हासिल थी और उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। तो इस वजह से सारी जो तवज्जो थी और जो सारा जो फोकस था वो इन्हीं चीज़ों के हवाले से था। दूसरा ये था कि वहाँ पे बड़े बड़े जलसे किए गए, JUI की तरफ से बड़े जलसे किए गए, तो एक एक हाइप क्रिएट हुई और लोगों के अंदर जो वोटर्स थे उनके अंदर एक तहरुक पैदा हुआ। तो इस हवाले से ये एक इलेक्शन जो था बड़ी अहमियत का अमल था। तो इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार ने एक वाज़ेह सबकत हासिल की है, एक वाज़ेह बर्तरी हासिल की है। 63,118 वोट हासिल किए हैं उमर जी अमीन 24 गंडापुर साहब ने। और जी 24 जी 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 जी, बात कीजिएगा प्लीज, बात जी कीजिएगा। 24,000 की जो लीड है, जो सबकत है, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखें कि उमर अमीन गंडापुर साहब 24,000 से जायद वोट जो है वो ले रहे हैं, इजाफी वोट ले रहे हैं दूसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार से, जो JUI के उम्मीदवार हैं। कफील साहब अच्छा, जी। इसमें एक बड़ी जी जी कफील निज़ामी साहब, इसमें एक बड़ी जो अहम बात है वो देखने की, वो ये है कि डेरा इस्माइल खान में 2018 के इंतखाबात में यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों कौमी असम्बली की जो सीटें थी वो हासिल की थी और दोनों सीटों पर मौलाना फजल रहमान साहब को यहाँ से शिकस्त हुई थी। जी अच्छा, उसके बाद 2018 के बाद जिस कदर भी पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उसमें जो हलचल मची रही है, JUI की तरफ से जो धरने या लॉन्ग मार्च या जो सियासी उनकी एक मुहिम सी रही है, तो ठीक वो हम देखते हैं कि उसके जो पीछे जो जो असरात हैं या उसका जो मुहर्रिक है वो 2018 के इंतखाबात हैं, क्योंकि वहाँ से ठीक डेरा है इस्माइल खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर एक तरह से कब्जा जमा लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को JUI जो है यहाँ पे बहुत टफ टाइम देगी और उसके साथ साथ यहाँ से मेयरशिप की और चेयरमैनशिप की जो है सीटें हैं वो हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप अगर अदाद शुमार देखें तो ठीक है डेरा इस्माइल खान में की जो 6 तहसीलें हैं, डेरा इस्माइल खान समेत जो 6 तहसीलें हैं टोटल, उसमें 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और 3 जो है 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और 1 जमात इस्लामी के पास है। अब देखें कि यहाँ पे चेयरमैनशिप की एक सीट भी JUI जो है वो यहाँ से हासिल नहीं कर सकी। ठीक है। इसलिए एक ख्याल था कि जो मेयरशिप की सीट है इस पर वो इसको हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी और जिस तरीके से वो जलसे ठीक। और जुलूस हो रहे थे, लेकिन अब ये मुझे बताएं, ओवरऑल टुवर्ड्स द एंड क्या इस वक्त अब टैली है जो पहले मरहले सर में इंतखाब हुए, उसमें क्या आपके पास फिगर्स अब आई हैं? सर JUIF की सर कितनी देखें है, PTI की जी कितनी है, पीपल्स पार्टी की कितनी है, नून लीग की कितनी है? सर देखें, जो पहला मरहला अब 17 अजला में जो मुकम्मल हुआ है उसमें 17 अजला में 66 जो है वो तहसीलें हैं, ठीक है जिसमें 5 मेयरशिप की सीटें हैं और बाकी जो हैं वो चेयरमैनशिप की सीटें हैं। ठीक है अच्छा, उसमें जब हम देखते हैं जो गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक, इसमें जब पहला मरहला हुआ था और रीपोलिंग से पहले की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मीडिया पे और हमने देखा कि बड़ी डिबेट रही है कि यहाँ पे टिकटों की जो तकसीम है वो गलत की गई है। जी जी अच्छा, बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो जीत गए थे या दूसरे नंबर पे आए थे, उनमें से ज़्यादा अक्सरियत वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुन थे। ओके। अच्छा, अब इस अरसे में चूंकि जो पहला मरहला था वो 19 दिसंबर को हुआ, अब जो रीपोल हो रही है वो 13 अब मुझे फरवरी को बता हो रही देंगे है। फिगर कितनी है अहमद साहब? हाँ जी, फिगर जो हमारे पास हैं वो उसमें 23 जो है वो JUI के चेयरमैनशिप पे और मेयरशिप पे उनके पास हैं और इसी तरीके से 23 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। ANP के पास जो सीटें हैं वो 7 हैं, जमात इस्लामी के पास 2 हैं, आज़ाद जो हैं वो 3 हैं, PMLN के पास 3 हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2 सीटें हैं। ओके अच्छा चल जी, ठीक है, अच्छा बहुत इसमें शुक्रिया जी अहमद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। जी, गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जावेद अब्बासी साहब से कर लेते हैं, उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। जावेद अब्बासी साहब, ये ज़ाहिर बात है अब PDM, आप PMLN उस पर शामिल हैं और आप सपोर्ट कर रहे थे DI खान में। ये हमारे इंचार्ज इलेक्शन सेल हैं PTV के अहमद एजाज साहब, वो एनालिसिस दे रहे थे पहले मरहले के अब नताइज जो गैर हतमी गैर सरकारी हैं उसमें तो काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, स्पेशली आपकी एलाई JUIF को DI खान में। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, आप तो तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं विफाक में और पंजाब की भी बाज़ गश्त है, ये अपने घर में सर ये तो शिकस्त हो गई मौलाना साहब को, क्या सर इस पे आपका एनालिसिस है, क्या कहेंगे जावेद अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवार साहब। सबसे पहले
मैं आपकी वालदा साहिबा के लिए जी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुम अल्लाह आमीन। ताला आप सारी फैमिली को सब्र दे। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं कल रात को आया हूँ, तो मुझे पता भी अभी आपको प्रोग्राम नहीं जाके चला है। बहुत ही उनके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनके लिए वहाँ आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। देखिए, ये इंतखाब का मरला है, ये पाकिस्तान की अवाम है जिसने, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, जो मैंडेट जिस जमात को उन्होंने दिया उसकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये उनका हक था। उसी तरह जिस तरह पिछली दफ़ा जब हमें अपोजिशन की जमातों को वोटें मिली है तो हमें खुशी हमने मनाई है और हमने बड़ी इस पर बातें भी की हैं। और अगर आज हमारे खिलाफ भी वोट गई है तो बस ठीक है, लोगों का एक फैसला है, लोगों का फैसले की इज्जत की निगाह से हम देखते हैं। इंतखाब होना बड़ा ज़रूरी था, फ्री एंड फेयर इंतखाब होने चाहिए इस मुल्क के अंदर। बल्दियाती इंतखाब और बल्दियाती नुमाइंदों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मुल्क की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, अपने इलाकों की तरक्की के लिए। तो बिल्कुल अभी नया मरला जो है, दूसरा मरला वो भी शुरू होने वाला है। सियासी जमातें पहली दफ़ा इंतखाबी अपने सियासी सिंबल के ऊपर उतरी हैं और इलेक्शन लड़ रही हैं और उसके लिए तैयारी भी कर रही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को ये राइट हासिल है, हक हासिल है हर ज़िले में कि वो अपने किस जमात को वो मुंतखब करते हैं कि उनके ऊपर उनके बलदियाती नुमाइंदे जो है वो हुकूमत करें, उनके मसाइल हल करें। तो मैं खुश हूँ कि ये इंतखाब होने चाहिए, फ्री फेयर होने चाहिए, और जो मैंडेट जिस जमात को जहाँ मिलता है मैं ठीक समझता हूँ कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक। शाहज़ाद अवान साहब, चूंकि फैसल करीम कुंडी साहब, हम डे खान की जब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है PML के तो कैंडिडेट नहीं थे, फैसल करीम कुंडी साहब भी सिटी मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी आ रही है। आप लोगों की लम्हा फ़िक्र नहीं है? अभी हमारे जो नुमाइंदे बता रहे थे कि अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें PMLN की 3 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें हैं। तो सर ये अब जैसे जावेद साहब भी कह रहे हैं कि अवामी राय जो है वो सब चीज़ों पे सबकत रखती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जावेद अब्बासी साहब ने जो असल पोजीशन है वो कह दी है कि आवाम जिस तरफ चाहें जाएं और हमें हर रिज़ल्ट का हमें उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो देख लें, एक तो वो जो है मौलाना फजल रहमान साहब उसी इलाके से, कुंडी साहब भी उनका उसी इलाके से हैं, कुंडी फैसल साहब, करीम मैं साहब। गुजारिश करूँगा वो पार्टी हेड हैं। जी। कुंडी साहब पार्टी हेड नहीं है। उसके अलावा PTI की जो है वहाँ पे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट आप समझते हैं जो इक़्तिदार में होती है उससे लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद मौलाना साहब जो है जिस तरीके से उन्होंने पिछले इलेक्शन में वोट लिए हैं, उन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं, तो वो ये बात ज़ाहिर करती है कि जहाँ पे PTI की गवर्नमेंट है वहाँ पे उनका ग्राफ नीचे गया है। और यकीनन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कदरे बेहतर रही है। अगर आप खुद अब जैसे जिस तरीके से कह रहे हैं 3 किसी की हैं तो 2 हमारी सीटें हैं, काफ़ी कम है तो ये मैं समझ रहा हूँ आपका कहना, रिजल्ट मतलब जो 23 आप कह रहे हैं। सीटें मौलाना साहब की, 23 सीटें PTI की, आपकी जी, 2 सीटें हैं सर। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये बहुत कम इलेक्शन है। है, ये अवाम का इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन नहीं है। वहाँ पे आप पता है छोटे छोटे लोग मोहल्ले गांव गोट में, लेकिन जो जब पहले जो मरले के जब नताइज आए थे तो जब PTI को ज़रा ज़ाहिर बात है शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो तमाम लोगों ने कहा कि ये देखें जी, उनके लिए नविश्ता दीवार है। PTI की शिकस्त होना उस पर लोग हैरत ज़दा होंगे क्योंकि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है। और लोगों के जिस तरीके से मैंने आपको गुजारिश की कि लोगों के जो हैं कुछ ये होती हैं, उम्मीदें होती हैं गवर्नमेंट से, इस वजह से यकीनन कि उसके बावजूद PTI का पहले इलेक्शन पे दूसरे नंबर पे आ जाना, वो मैं समझता हूँ उनके लिए भी फ़िक्र लम्हिया था और हमारे लिए भी हैरत का मकाम था। जहाँ तक बाकी दूसरी पार्टी या इंडिपेंडेंट या बाकी लोग हैं, उनका रिज़ल्ट यकीनन जो है वो इतना बेहतर नहीं रहा जितना बेहतर होना चाहिए था। लेकिन अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक। क्योंकि वो गवर्नमेंट इस्लामाबाद में होगी, वो उनके मोहल्ले गाँव की जो है वो हुकूमत थी। तो इंशाल्लाह ताला आप आगे देखें, नेशनल इलेक्शन होंगे तो उसमें रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। चलें, वो तो अब 2023 में होंगे। मैं यावर साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ज़ाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, इससे पहले भी आप लोगों की हुकूमत थी और PTI का किला समझा जाता है खैबर पख्तूनख्वा। आपके सर क्या एनालिसिस हैं? शहादत अवान साहब कह रहे चूँकि आपकी हुकूमत ही लोगों को ज़्यादा तवक्को होती है, पंजाब में भी आप लोगों की हुकूमत है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन PMLN ने भी जीते, कुछ आप लोगों ने भी जीते। ये जो नतीजा है इससे जो एक दबाव की कैफियत थी और जो मैंने सियासी राब्तों की बात की उनमें तेज़ी आ रही थी, इस रिज़ल्ट से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आपकी एक तो वालदा के लिए ताज़ियत है, मौला पंचतन पाक उनको जन्नत में आला तरीन दर्जा अता फरमाए और आपको सब्र अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत एक चीज़ हो रही है और ये दोनों मेरे भाइयों ने ये बात की है
कि सियासत की खूबसूरती इलेक्शन का होना, जी। इलेक्शन की शफाफियत होना। हम फ़ख्र करते हैं कि हम हुकूमत में होते हुए कोरोना जैसी वबा आई, दुनिया की मईशतें तबाह हो गई और लोगों की जो तवक्कुआत हमसे थी वो हम पूरी नहीं कर सके क्योंकि कोरोना आया और उसने तबाही मचाई। लेकिन उसके बावजूद और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने के बावजूद गवर्नमेंट ने अपना ग्राउंड स्टैंड किया है। देखिए, आप लोगों के खुद एनालिस्ट ने कहा कि ज़्यादातर जो आज़ाद हैं वो नाराज़ लोग पीटीआई के हैं, तो अगर उनको और पीटीआई को मिलें तो हम लीड में हैं केपी में। और देखिए, ये बिल्कुल सादत अवान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और ये समझने की ज़रूरत है, जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है वो इलाकाई सियासत होती है, वो जान पहचान और ताल्लुकात की सियासत होती है। जो जनरल इलेक्शन होता है उसके अंदर लीडरशिप काउंट करती है, एंड देन अवामी सियासत जो मुल्की और सूबाई लेवल की होती है उसके अंदर बड़ा फ़र्क होता है। इन लोगों ने बड़ी खुशियाँ मनाई, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड हुई क्योंकि हम लोगों ने कम बैक किया है खुदा के फजल करम से। और जो खुशी की बात है कि हम लोगों ने जिस तरीके से इस दफ़ा टर्न अराउंड किया, इसकी क्या वजह बनी आपके ख्याल में? इसकी क्या वजह? आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि आपस के जो झगड़े हैं वो तबाही की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई के साथ हो रहा था, इनके साथ नहीं हो रहा था। अभी इस दफ़ा पीटीआई का मुकाबला जब इनके साथ हुआ है और अभी भी हमारे नाराज़ अरकान हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है खुदा के फजल करम से। और ये वो सियासत है कि जहाँ पे देखें लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया है कि मेरे घर में क्या है। आपकी अगर इजाजत हो तो अली अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उसमें मौजूद थे। फिर हम मैं एक सेकंड, मैं तो एक तो अली अमीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। अली अमीन, वेल डन, एक्सीलेंट। और आप लोगों ने अपने इलाके में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। आपका मुकाबला बहुत सख्त था, नो डाउट अबाउट इट। बड़ी बातें थी, पूरी पीडीएम उनके पीछे थी, लेकिन आपने एक दिखा दिया कि अगर एक सही तरीके से आप इलेक्शन फाइट करें और आप जैसा एक बंदा खड़ा हुआ उससे पूरी पीडीएम को शिकस्त दी। आपको बहुत बहुत मुबारक। अली अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अली अमीन साहब, हमारी जानिब से मुबारक कीजिएगा। इलेक्शन है, ज़ाहिर बात है, और बड़ा कांटेदार इलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन नताइज से मालूम होता है कि आप लोगों ने भरपूर कामयाबी हासिल की है। मेरे साथ यावर अब्बास बुखारी साहब हैं, पीटीआई के सूबाई वजीर हैं, शादत अवान साहब पीपल्स पार्टी से, और जाहिद अब्बाई साहब पीएमएलएन से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वजह बनी? मुकाबला, बहुत सी प्रिडिक्शंस की जा रही थी, बहुत से सहाफ़ती हलकों में चिमेगोइयाँ हो रही थी और डीआई खान के सिटी मेयर के इलेक्शन पे नजरें मरकूज थी। आप एमएनए 2018 में इलेक्ट हुए, आपके भाई एमपी हैं और आपके तीसरे भाई सिटी मेयर इलेक्ट हो गए। लोगों ने एतमाद का इजहार किया, क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और बाकी जो अवाम है मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद कर रही है। स्पेशली एक ऐसे हल्के में जो कि हुक्म ग्राउंड में मेरा भी और पीडीएम के जो सरबराह है उनका भी, और डिप्टी स्पीकर है जो पार्टी के वो बहुत बड़े अहदेदार भी हैं उनका भी जी। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की एक मैसेज है कि लोग जो है वो इमरान खान की पॉलिसी को, इमरान खान के विजन को और इमरान खान का जो एक काज है अगेंस्ट करप्शन की पाकिस्तान, तो उसके साथ लोग खड़े हैं। ठीक। अब जहाँ तक पंजाबी इलेक्शन पहले वाली बात में जो हुए थे, उसमें मैं एक चीज वादे करना चाहता हूँ कि उसमें आपको मालूम होना चाहिए हमारी लीडरशिप थी केपी में, स्पेशली वो सबके सब एमएलए इलेक्ट हुए, एमपी इलेक्ट हुए, इनके सब लोग हार चुके थे। तो उसमें वही बात है, हमारी थर्ड लाइन वाली लीडरशिप थी, वो इलेक्शन लड़ रही थी, इसकी टॉप वाली लड़ रही थी। एक फैक्टर वो भी था और दूसरा हमारे अपने लोग खड़े हो गए, हमारे लोगों के खिलाफ मैनेजमेंट सही नहीं हुई और उस वजह से थोड़ा बहुत रिजल्ट था, कोई फर्क नहीं आया। आपको पता होना चाहिए कि बाकी रिजल्ट आने के बाद हमारे फ्रेंड्स जी। एक छोटा सा वक्फा लेते व्यूअर्स, वक्फे के बाद आएंगे तो ज़रा सियासी राब्तों पर भी गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर जाहिद अब्बाई साहब, यावर बुखारी साहब और शादत अवान साहब होंगे कि इन मुलाकातों में क्या तय पा रहा है, क्या नताइज निकल रहे हैं और अपोजिशन क्या सोच रखती है और हुकूमत किस तरह अपने आप को मुस्तहकम समझ रही है, इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, सब कुछ एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए।
पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायात का एक और सुनहरी बाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत CPEC फेज 2 तेज करने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत, दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर। आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामज़न। पाक चीन दोस्ती के 70 साल। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम सिर्फ बात करेंगे जावेद अब्बासी साहब। सर 14 साल बाद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब के साथ। मैं तो इंटरेस्टेड हूं कि इस मुलाकात में क्या तय पाया, क्या नतीजा निकला, इस हवाले से जरा बताइएगा। देखें, सियासी कायदीन आपस में मिलते भी रहते हैं, उनके आपस में राब्ते भी रहते हैं, सियासी जमातों के कारकुनों के भी आपस में राब्ते रहते हैं, पार्लिमान के अंदर भी हमारे राब्ते आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये जरूर है कि ये एक वक्फे से जरूर मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी कोई शनासाई रही है, हम एक जमात के अंदर भी लोग रहे हैं, हम आपस में मिलते जुलते भी रहे हैं और चौधरी साहब की तबीयत का भी पता किया और सियासी गुफ्तगू भी उस मामले पर हुई है। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। ये डिस्कशन करते रहे। इमरान खान साहब का एक ज़माने में उनके खिलाफ सख्त इमरान साहब का रवैया रहा है, इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, लेकिन बहरहाल आज इमरान खान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग आज इत्तेहादी आपस में बैठे हुए हुकूमत भी कर रहे हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने MQM के मुतल्लिक भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आज वो आपस में हुकूमत में भी बैठे हुए हैं। तो ये सियासी लोग आपस में मिलते भी रहते हैं, सियासी गुफ्तगू में भी करते रहते हैं। हमारे और पीपल्स पार्टी की तारीख भी बड़ी सख्त रही है, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हैं, सख्त तकरीरें भी हुई हैं, लेकिन जब मुल्क को या पाकिस्तान को, लोगों को हमारी जरूरत पड़ी तो हम इकट्ठे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल ये था नतीजा क्या निकला इस मुलाकात में, कुछ इस हवाले से पार्टी के अंदर क्या राय पाई जाती, कुछ मुस्बत जवाब दिया चौधरी शुजात साहब या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने? आप लोग मकसद के तहत गए थे ना। यहाँ कोई जात का मामला नहीं है, ना ही कोई जाती गुफ्तगू है, ना किसी जाती मामले के लिए गए, ना जाती वोट मांगने के लिए गए कि हमें वोट दें, ना ये कहा गया कि हम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तो हमें वोट दें। ये बात नहीं है। बात ये डिस्कस जरूर हो रही है हमारे ख्याल के मुताबिक कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम समझते हैं ये एक सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान के लिए बनता जा रहा है। हमारे ख्याल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अच्छा। हम ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हुकूमत को सख्त मजबूर न किया गया तो पाकिस्तान की माशी हालात कहीं अल्लाह न करे किसी ऐसे जगह पर पहुंचा ना दे कि हम सारे मिलकर ठीक ना कर सके। हमारा ख्याल है कि IMF का टीम यहाँ बिठा दी गई है और पाकिस्तान की सालमियत ऑलमोस्ट सरेंडर की जा रही है। लिहाजा इन इशू पर हमने उनसे भी कहा है और वो भी ये बात समझते हैं। आपने यकीनन आज जो मुनीर इलाही साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर साहब, उनकी गुफ्तगू तो सुन ली होगी, तो सर वो मुलाकात की गुब्बारे से तो हवा निकाल दी उन्होंने। नहीं, वो उनका वजीर है, हम ये समझते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता था, हमें पता था कि परवेज इलाही साहब स्पीकर हैं, हमें पता है कि मोहम्मद इलाही साहब वजीर है, हमें पता है कि वो इनके इत्तेहादी है, और हमें ये भी पता है कि वो अपने साथ, जाहिर है जब जमात के साथ आपका इत्तेहाद होता है, कुछ ये तो नहीं होता कि आप फौरी तौर पर उसी वक्त किसी को कहते हैं कि मैं इत्तेहाद तोड़ देता हूँ। ये कहीं न तवक्को थी, जरूर उनसे सियासी बात हुई है, उनको इस हालातों की बात बताई गई है, उन्होंने ये बात मानी है, उन्होंने कई गुफ्तगू अपनी इसके अलावा भी करते रहे कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो इतने खराबी की तरफ जा रहे हैं, इसकी इकानमी इतनी खराबी की तरफ जा रही है, लोग इतनी मुश्किलात में कि अगर हम सब ने मिलकर ये काम न किया तो वो जो इत्तेहादी आज हुकूमत के साथ बैठे हैं उनके लिए कल इंतखाब लड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि PTI के अंदर से बड़ी आवाजें उठी है, PTI के अंदर से लोग ये बात करते हैं, PTI के अपने लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो ये बात करते हैं कि हम अपने हलकों में जाना हमारे लिए मुश्किल है। अभी अली अमन गंडापुर साहब हल्के से ही गुफ्तगू कर रहे थे, राब्ता मुनक़ता हो गया, वो तो DA खान में, सर उन्होंने तो मैदान मार लिया।
जी बिल्कुल, मैंने पहले माना है, मैंने उस पर कोई बात नहीं की। मैंने कहा है उनको लोगों ने वोट दिया, लोगों के वोट का मैंडेट का एहतराम करते हैं, और यही मैंडेट है कि अगर हम परवेज इलाही साहब के या चौधरी शुजात साहब का या उनकी जमात के पास सियासी तौर पर एक दूसरे से अगर हम मुलाकात करें, सियासी गुफ्तगू करें, सियासी मामलात करें, और हर वो काम करें जो आईने पाकिस्तान जिसकी इजाजत देता है, जिसे कानून इजाजत देता है, तो मेरा ख्याल है वो तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है जो गलत तरीका कार नहीं है। सियासी जमातें मिलती हैं, सियासी लीडर भी मिलते हैं, आइंदा भी मिलते रहेंगे। और कई वक्त आया कि इमरान खान साहब धरने में थे, एक वक्त आया तो हमें उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मीटिंग हुई, तो तशरीफ लेके गए। ठीक, वो जो एपीएस का स्थान है वो आप ठीक कह रहे हैं जी। यावर साहब से पूछते, यावर साहब, वो जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं मौशी हालात बहुत ख़राब हैं और सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं। देखिए, इशू ये है कि मौशी हालात कहाँ पे ख़राब हैं और कहाँ पे नहीं है, और दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान कोई अलग नहीं है। जब बाकी बातें करते हैं हमारे नून के भाई, वो ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया से अलग नहीं है। तो जो महंगाई दुनिया में हो रही है, आप दुनिया की किसी मुल्क को उठाएं, इनको बोलें कि अपने रिश्तेदारों को, मैं पीटीवी की वसाजत से मैं ये अपने पाकिस्तानियों को कहता हूँ, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन उठा के दुनिया में कहीं भी फ़ोन करें, चाहे बल्गेरिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे बरतानिया में, चाहे सऊदी अरब में, कहीं भी है, मेहरबानी करके फ़ोन करें, उनसे पूछे महंगाई का क्या हाल है वहाँ पे। तुर्की में अर्दोगान को गालियाँ मिल रही हैं। वो क्यों मिल रही हैं? क्योंकि महंगाई है, दुनिया में महंगाई है। हर चीज़ हर मुल्क नहीं उगाता ना पैदा करता है, तो जब इंपोर्ट करता है वो महंगी होती है। और पाकिस्तान का जो हाल पिछले 45 साल में हुआ है, जो दालें हम उगाते थे आज वो दालें भी हम नहीं उगा रहे। जो थोड़ा बहुत खुरदनी तेल, अपना खाना पकाने वाला तेल की वो पौधे उगते थे, उनके अंदर भी कमी, और गन्ना उगाना शुरू कर दिया। ये किसने किया? ये हमने नहीं किया। ये जब से ये फैक्ट्रियाँ साउथ पंजाब में शिफ्ट की गई, वहाँ पे कपास को, वहाँ पे सूरजमुखी को ख़त्म कर दिया गया और गन्ना उगा रहे हैं। देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पिछले साल 26 अरब डॉलर था, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। इस साल 30 अरब डॉलर होने जा रहे हैं। ये मईशत की हालत ख़राब है। आप फॉरेन रिमिटेंसेस देख लें, पिछले साल 32 अरब डॉलर थी, इस साल इंशाल्लाह ताला 34-35 अरब डॉलर के हिट करेंगी। ये मईशत हमारी ख़राब है। अगर ये ख़राब है तो मैं अच्छी मईशत को जानना चाहता हूँ जो ये लोग छोड़ के गए। इन लोगों के वक्त जो इन लोगों ने कर्जे लिए, 4.5 अरब डॉलर की अदायगी होती थी वापस, आज हम 10 अरब डॉलर की अदायगी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके लिए वे कर्जे जो थे उनकी मेच्योरिटी हो गई और अब हमें देने पड़ रहे। हम ये मसला भी नहीं है, लेकिन किसी आम बंदे से पता कर लें, खुदा का वास्ता है, और बिल्कुल खुले दिल से, और ज़्यादातर आवाम से ये पता कर लें जो गरीब है उसके हालात बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लेकिन हम लोगों ने अपने इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया हुआ है। सेहत इंसाफ कार्ड जो पंजाब का है, इससे गरीब को गरीब तर होने से बचाया है और गरीब की इज्जत को महफूज किया है। क्योंकि अगर मेरे घर, और मैं गरीब हूँ, और मेरे घर अगर मेरी माँ बीमार हो जाए, मेरे बच्चे बीमार हो जाए, और मुझे किसी आगे जाके हाथ फैलाने पड़े, या अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, या अपने जानवर बेचने पड़े, अभी हमें वो करने की जरूरत नहीं है। और ये जो सेहत कार्ड है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी डिटेन कर रहे हैं। मैं जो अगली बात आपको बता रहा हूँ, दुनिया में सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज होता है, गैर सरकारी अस्पतालों में नहीं होता। पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे ये सेहत इंसाफ कार्ड आपके गैर सरकारी बेहतरीन से बेहतरीन अस्पताल में होगा, और जिस के घर में कोई बीमार हुआ है और उसे ये कार्ड इस्तेमाल किए, आप जाके पता कर लें और उनसे पता करें कि क्या हालात थे और इस कार्ड ने उनको कैसे बचाया। और एक बात फिर मैं शहादत अवान साहब को पूरा वक्त दूंगा, जो मुलाकात हुई है, मैंने जावेद अब्बासी साहब से देखिए, मुलाकात होने में कोई हर्ज नहीं। देखिए, वो तो अभी वो शहबाज शरीफ को पता है घबराहट का कौन शिकार है, हुकूमत या ऑपोजिशन? जो घबराहट का शिकार है वो 14 साल बाद मिलने गए, उससे पहले क्यों नहीं मिले? पहले भी मिल सकते थे, क्यों अभी मजबूर हुए मिलने पे? क्योंकि वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी है, खुदा का वास्ता है इसको कल लेके आए। अच्छा, इसको परसों लेके आए। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, जितना जल्दी ला सकते हैं लाएं। हम आपको बताएंगे कि आपके नंबर्स कम होंगे, क्योंकि लोग आपकी इस सियासत से तंग हैं, और लोग ये कहते हैं कि खुदा का वास्ता है इस मुल्क को चलने दो। यहाँ पे जब तक जमहूरियत 5-5 साल पूरे नहीं करेगी और शफाफियत वाले इलेक्शन नहीं होंगे, हमारी जमहूरियत में अच्छे लोग नहीं आएंगे। जो गंद है वो निकलेगा नहीं। हम पंजाब पे भी दोबारा लौट के आएंगे, लेकिन शहादत अवान साहब, सर, पीपल्स पार्टी, उनकी भी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, फजल रहमान साहब से, तो जो नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, राब्तों की बात हो रही है, और आप लोग तो खुद
फखरिया अंदाज में कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। क्या सिचुएशन है? पीपल्स पार्टी का रैंक एंड फाइल में क्या राय पाई जाती अनवर है? हसन साहब, पहली बात तो ये है, पहले मैं अपने भाई की बातों का जवाब दे दूं कि एक बात इन्होंने ये कही है, महंगाई से ये चलें कर्ज़ों तक आए हैं कि हमें इतने कर्ज़े वापस करने पड़ रहे हैं। तो भाई बात ये है कि या तो सिर्फ आप कर्ज़े वापस कर रहे होते तो और बात थी, आप तो साथ साथ जो है ना चीज़ें गिरवी रख के कर्ज़े लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी जी। उसके अलावा बाकी ये कहते हैं सेहत कार्ड की उन्होंने बात की, तो भाई बात ये वो तो आप ये अपने हॉस्पिटल्स जो हैं उनको डेवलप करें, उनको बेहतर बनाएं, उनको बेहतर बनाएं। मैं ये समझता हूँ, मैं ये बताऊँ कि जिस तरीके से इन्होंने लोगों को, मैं जिन चीज़ों में लंगर खाने, रोटी खाने, ये कार्ड लेना, इस चीज़ में राशन कार्ड, इन चीज़ों में डाल दिया है, ये करप्शन। आप देखिएगा दौर बदलेगा तो यही कहेंगे कि कहाँ पे 5 करोड़ रुपए की दाल रोज़ाना जो है सैलानी के ऊपर बट रही है, 2 करोड़ रुपए की रोज़ाना रोटियां जो है वो बट रही हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक आदमी को क्या पैरासीटामोल मिलेगी उस सेहत कार्ड के ऊपर? आप क्या ये समझते हैं? मैं ये कहता हूँ कि आप आवाम को इलाज मुहैया करें, आवाम को रोज़गार मुहैया करें, न कि आवाम को आप रोटी दें। ना इनकी इंटरनल को पॉलिसी है, ना इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है। तो मैं गुजारिश में यही करने जा रहा हूँ कि बात सिलसिला ये है कि ये जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ये ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं गवादर में भी और अगले दिन में ख्याल फैसलाबाद में भी, कि इनके पास एक्सपर्ट्स नहीं थे, इनके पास टीम नहीं थी और अचानक इनको इक़्तिदार दे दिया गया। और यही वजह है कि आज इनको अपने जो चंद लोग हैं उनको तारीफ़ी असनाद देने की ज़रूरत पेश आ गई है, जिसके ऊपर मुल्क और कौम सोच रहा है कि हमें नान नफ़के की पड़ी हुई है और आपको असनाद की पड़ी हुई है। बल्कि इन्होंने अपनी नाकामी उसमें भी मान ली है, क्योंकि 10 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अपने हैं, उनमें से किसी को सर्टिफिकेट की अब नहीं है। कौमी ख़जाने में से पहले जो 5 सर्टिफिकेट वाले हैं उनको आपने 3 तनख्वाहें उनकी मिनिस्ट्री में देने के लिए कहा है कि हम इनको 3 तनख्वाहें देंगे, तो और जो 5 आगे सर देखें बात सुनिए, इस तरीके से नहीं है। फिर इसका मतलब आपके पास 42 मिनिस्ट्री हैं तो बाकी जो 32 हैं उनको डिस्करेज भी आप कर रहे हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं। देखें बात ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जो तनख्वाह आदमी लेता है ये प्राइवेट कंपनी आपकी नहीं है कि आप इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब जाके देखें। बात ये तरीका नहीं है कि इंसेंटिव दें कि मियाँ वाली में जाके आप 36 अरब रुपए की 23 स्कीम दे के आ जाएं, आप बोलें जी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो भाई बात ये है कि अगर आप ये सिलसिला कर रहे हैं तो हर जगह पे आप ये सिलसिला करें। देखो हुकूमत जो है माँ होती है, हुकूमत को इक्वलिटी रखनी है, वो तो बात आ गई। हुकूमत अब ये मुझे बताएं जो आप लोगों के डिजाइन है इनको डिसलॉज करने, देखिए जी बात ये कागज पे है या देखिए मैं आपको पहली बात अनवर हसन साहब ये बताऊं कि जब एपीसी हुई उसके बाद पीडीएम बनी, पीपल पार्टी और एनपी, उसको मैं गुजारिश मैं वही आपको कहने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपका कहना बजा। पहले दिन से पाकिस्तान पीपल पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि जो आइनी तरीक़ाकार होगा हम उसके बगैर नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब पीडीएम को भी वो बात समझ आ गई। आपको पता है 5 फरवरी को वो लॉन्ग मार्च एहतजाज पे जा रहे थे, लेकिन अब आप जो है वो नो कॉन्फिडेंस पे वो आ चुके हैं। रह गया ये कि इसका मुलाकातों का आउटपुट क्या आप ये जानना चाहते हैं? आपको पता है कि ये बात उस दिन डिस्क्लोज होगी जिस दिन ये वोटिंग होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आप लोग कब मोशन लेकर आएंगे? देखिए ये बात ये तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप कर लें। बात ये तो चाह रहे हैं, ये तो चाहेंगे ना, क्योंकि आगे बजट आ रहा है। ये तो चाहते हैं कि बजट से पहले कल हमारी जान छूट जाए। मैं गुजारिश आप सुन लें, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ देखिए ऐसे ही होता है। आपको पता है कि जो गुरीलेज होते हैं ना उनको ये समझते हैं अगर आप हार भी रहे हैं ना, रहते भी हैं, तो अगले को इंप्रेशन ये दें कि जनाब हम तो बड़े मुसल्लह हैं, हम जीत जाएंगे। बात ये मैं आपको देखिए मैं आपको गुजारिश ये करूं, देखिए बात ये जो अभी स्टेट बैंक का बिल आया था, आप सेनेटर है ना माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जिस तरीके से देखें जो बिल आया, मेरी गुजारिश सुन लें, आपका सारा कहना जिस तरीके से मैं आउटकम आपको बताता हूँ, जिस तरीके से नेशनल असम्बली या सेनेट में जिस तरीके से वोट गिने जा रहे हैं या जिस तरीके से बिल बिलडोज हो रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो अच्छी रीत नहीं पड़ रही, वो अच्छी रीत नहीं पड़ रही। मैं कहता हूँ कि जिस दिन नंबर्स की बात होगी, ये कहते हैं ना हमारे पास इतने हैं, मैं समझता हूँ उस दिन इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उस दिन ये गवर्नमेंट जो है ये मैं समझता हूँ उसका आखिरी लास्ट डे होगा। तो चूँकि जो लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट करेंगे
तो वो अपनी सीट भी खोएंगे। उस रिस्क तक जाना सर वो होगा, तो कह रहे हैं आप जो है लेकिन ना वो उस खुद रिस्क चाह तक रहे हैं, जाना सियासी होगा। शहीद बनना चाह रहे हैं। जो देखिए, सेंटर गुस्सा मिटा, फिर मैं जावेद साहब के पास जाऊंगा। हम जो सिर्फ बात करने की कोशिश करें, जो एक बात मेरे भाई ने की और उन्होंने मिनिस्ट्रीज की ग्रेडिंग की भी बात की। उन्होंने जो बात की सेहत इंसाफ कार्ड की कि सरकारी अस्पतालों को पैरासिटामोल मिलेगी क्या? हम लोग कह रहे हैं कि इससे लोग इनकरेज होंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो देहातों में भी जाके अस्पताल बनाएंगे, लोगों को लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा, अपने देहात के करीब तरीन अस्पताल में जाके इलाज करवाएं और अपने घर वापस जाएं। नहीं तो अगर कुछ इलाज ऐसी की ज़रूरत है तो वो शिफा में भी आके इलाज करवा लें। जहाँ तक बात शिफा है, का तो ऐसे नाम ना लें तो नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे वो आपका वो जाती है और मुझे भी उसके अंदर मेरी बहन का भी वो उन लोगों ने बड़ा मिस हैंडल किया था। लेकिन देखिए, जहाँ तक वो बात कर रहे हैं कि इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, मैं इनको कह रहा हूँ आज कल परसों जब दिल करता है आ जाए। अच्छा, अंदर की क्या खबर है? कुछ जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हुए हैं। मैं आप चूंकि पंजाब असेंबली से आपका ताल्लुक है, तो हम ख्याल ग्रुप का मीडिया में बड़ी खबरें चल रही थी। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ और मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ और मैं बड़े इन्फॉर्म्ड तरीके से बात कर रहा हूँ। हमारे नंबर्स इंक्रीज करेंगे या इनके नंबर्स डिक्रीज करेंगे। अच्छा, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। ये तो मतलब जायद अब्बासी साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा। इनको लेने के देने पड़ेंगे, जैसे मौलाना फजलुर रहमान को डीए खान में वो तो उनको लेने के देने पड़ गए। और वही होगा बिकॉज वी नो एग्जैक्टली कौन किधर क्या कर रहा है, खड़ा हुए। जो बात करते हैं ना कि इनके लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, बिल्कुल होंगे। मैं शाहद अमान साहब के छोटे भाइयों की तरह मैं इनके घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा। खुशाब में मेरा मिनिस्ट्रियल टूर हुआ, मैं इनके घर जाऊंगा। मैं ऊपर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई हैं। इसमें ये चीजें नहीं काउंट करती है, तो ये अलग चीज है। लेकिन जहां तक बात करते हैं, मैं इनको बताऊं ना, अगर नंबर बताऊं इनके जो हमारे साथ राब्ते में, मैं टीवी के ऊपर दावा कर रहा हूं कि ये लोग हैरान रह जाएंगे हो क्या रहा है। ये लोग फिर हंस के बोलेंगे कि नहीं ऐसा, वो ही गुरीले बनेंगे। लेकिन मैं इनके बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं और वो अपने अपने इलाके में जो काम करवाना चाहते हैं वो कहते हैं हमारे काम करें और हम हाजिर हैं। ये अभी इधर मैं क्या बोलूं। एक नंबर जो आखिरी बात आपने कही इनके हवाले से जो वो बात कर रहे थे, देखिए जो हुकूमत पावर में होती है ना वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जीतती है। ये पीटीआई की हुकूमत पहली दफ़ा है कि जिसने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवा के लोगों की राय जो थी उसको इज्जत दी है। इसको कहते हैं वोट को इज्जत दो। ये नहीं कि मेरे बाबे को बिठा दो तो वोट को इज्जत मिलेगी, ऐसे नहीं होता है। ये बिल्कुल कतई नहीं है। सिर्फ ये है कि जैसे अब्बासी साहब ने बात की, शाहद अमान साहब ने बात की और बड़ी खूबसूरत बात की, अवाम की मैंडेट की इज्जत करो, चाहे जो भी करे, लेकिन इसका अमली मुजाहरा भी होना चाहिए। जायद अब्बासी साहब, ये यावर साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे लेने के देने पड़ जाएंगे अगर वोटिंग जो है उसका मरला आया। और वैसे हमने देखा भी है सेनेट में, जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का मरला हो, अभी स्टेट बैंक की जो लेजिस्लेशन हुई उसका मरला हो, अब पंजाब असम्बली की भी बात हो रही है, हमजा शहबाज साहब भी कह रहे थे। तो सर बताइएगा, इस दफ़ा तो हजीमत तो नहीं उठानी पड़ेगी? देखिए अनवार साहब, आज अद्दी तादाद इमरान खान साहब की जमात और उनके तादीस के पास है, इसलिए वो आज लीडर द हाउस हैं और नेशनल असम्बली में उनकी अक्सरियत है। ये सब हम मानते हैं, इससे किसी को इनकारी नहीं है। हाँ, ये जो प्रोविजन डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि जब हुकूमत का निज़ाम ऐसे मौके पर पहुंच जाए, ऐसे नज पर पहुंच जाए जहाँ पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो, जब माशी तबाही की तरफ मुल्क जा रहा हो या कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाए, उस वक्त सियासी जमातों और पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंटेरियन को, स्पेशली नेशनल असम्बलीज के मेंबर्स को हक है कि वो अपने लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए जी। ये एक आईनी हक है, ये एक जमहूरी तरीका है, इसमें कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीका नहीं है। सवाल तैयारी का है जी। अब मैं उस पर आ रहा था कि ये देखें, हम उसी वक्त ये टेबल करेंगे जब हमें यकीन होगा, क्योंकि हमें बड़े तल्ख तजर्बे भी रहे। सेनेट पाकिस्तान का मिसाल दी है कि हम बड़ी तादाद में लोग थे और हमें बड़ा सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आसान भी नहीं रहा, अभी तक कोई कामयाबी नहीं भी हुई। ये भी हमारे सामने है ये बात कि मुश्किल मारना होता है। जाहिर है मैं ये बात भी समझता हूँ कि उनके मैनेज वोट देने के लिए अगर हमारी साथ देंगे तो उन्हें अपनी सीट खोनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये बड़े मसाइल हैं जरूर, लेकिन जमातों के साथ जो इनके इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ हम बात कर रहे हैं, उनसे वो उनके लिए आसान है। वो खुद भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात बड़े ख़राब हैं। हम उसी वक्त, हमने ये नहीं कहा था कि कल हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। हमने कहा हमारे पास सारी ऑप्शन ओपन है, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है
हम देखेंगे। अच्छा, इसमें भाई साहब एक सवाल है, आप सही कह रहे हैं, ये आप करनी है। जी आपका पॉलिटिकल राइट है जो आप फैसला करें, लेकिन जो नुक्ता बुनियादी है कि ये तमाम आप लोगों के हिसाब किताब में जो एक कॉमन मैन है उसकी बेहतरी इस पे किस तरह वाकया हो जाएगी? अगर नो कॉन्फिडेंस के लिए आप लोग सोच रहे हैं, जब नंबर्स फर्म अप होंगे, राब्ते कर रहे हैं, तो जो आपका फोकस है वो तो अब ज्यादा राब्तों पे हो गया ना। तो एक आम आदमी के हवाले से जो बकौल आपके जब्बूहाली का शिकार है, उसके लिए आप लोग क्या इस वक्त फिर आवाज उठा रहे? आम आदमी ये समझ गया है कि इस हुकूमत ने जितने वादे किए थे उस पर यकीनन उनको यकीन नहीं था कि वो ये पूरे करेंगे। आम आदमी समझ गया है कि इलेक्शन कैंपेन में जितने इन्होंने वादे किए थे, जो मैं अब गिनाऊं तो बहुत बड़ी तादाद है, जी। किस बात को गिना सकता हूं। आम आदमी को भी, हमें भी समझ है कि ना इनके पास कोई टीम है और ना इस मुल्क की इकानमी ठीक कर सकते हैं। आम आदमी को और हमें भी समझ है। कोई मुतबादिल आम आदमी को रास्ता भी तो बताएं ना, ये तो सिर्फ इनके नुक्स गिन रहे हैं आप। तो रास्ता ही बताने जा रहा था, अगर आप मेहरबानी करें। और उसको ये भी समझ है कि अभी नया बजट आएगा तो नया वजीर खजाना हटा देंगे। अब हटा देंगे, खजाना हटाने से नहीं होगा ये मुल्क ठीक। ये मुल्क के मामला तब ठीक होंगे जब इस टीम की जगह कोई काबिल टीम आ सके। और वो काबिल टीम कहां से आएगी? ये देखें, ये आप लोग के पास है? बिल्कुल। डार साहब आएंगे। अब मेरी बात सुने, डार साहब ने इस मुल्क में सबसे बेस्ट डिसिप्लिन दिया था इकानमी में। डॉलर 100 रुपए। यावर साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत उस वक्त कहां थी, चीनी की कीमत उस वक्त कहां थी, आटे की कीमत उस वक्त कहां थी, दवाइयां की कीमत थी। 5 साल वजीर खजाना। यावर साहब वो क्या कह रहे हैं? एक पैसे की जो है, अब भाई साहब ये सुन ले, ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सब कुछ छोड़ कर गए हैं। एक लोग जमला कहने थे, दुनिया के सारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी कह रही थी कि पाकिस्तान की इकानमी जो है सबसे बेस्ट है। वो स्टॉक एक्सचेंज आप देख लेते उस वक्त कहां पहुंची थी। इसका जवाब ले लेते हैं। 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की है इस मुल्क से। वो बता रहे हैं कि हमारे पास बेस्ट काबिल टीम है। जावेद भाई, अगर मैं थोड़ा सा कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कर दूँ कि पाकिस्तान में 37,000 मेगावाट बिजली आप लोग छोड़ के गए। 26,000 की डिमांड है, रसद सिर्फ 22,000 की है। 15,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी चार्ज हम पे कर रहे हैं आज, जो इस्तेमाल नहीं होती, वो उसका गर्दिशी कर्जे में इजाफा हो रहा है। और इसी वजह से क्योंकि पेट्रोल की कीमत ऊपर गई है, तेल की, और आप लोगों ने जो 15,000 मेगावाट इजाफी बिजली हमारे पास छोड़ के गए हुए हैं, जिसकी हम पे सॉवरेन गारंटीज जो आपने दी हैं और हम कैपेसिटी चार्ज पे करें, उससे हमारा गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। एक बात। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो कुछ किया, ये किया, वो किया, आप लोगों ने एक ज़बरदस्त काम किया है जिसको कहते हैं ऑरेंज ट्रेन। 263 अरब रुपया कर्जा लेकर आपने एक ऑरेंज ट्रेन बनाई। आप कहते हैं आपकी टीम बहुत अच्छी है ना, तो 263 अरब रुपया लेकर आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई, जिसको आप सब्सिडाइज करते हैं। और ये कर्जे हम लोग अभी अगले साल रीपे करने शुरू करेंगे, 30 अरब रुपया साल का। अच्छा। अभी आप मुझे बताएं, दुनिया में कौन सा अक्लमंद अफलातून है जो कर्जा लेकर एक प्रोजेक्ट बनाता है और फिर उसको सब्सिडाइज करता है? ठीक। पीपल्स पार्टी ने तो ये नहीं किया, ये आप लोगों ने मेहरबानी की। आपके पास हिसाबदार था। पीपल्स पार्टी ने जब बिजली का इजाफा किया, उस टाइम पे मुल्क मर रहा था बिजली के बगैर। उस टाइम पे किसी कीमत पे बिजली लेना, हालांकि उसके मैं खिलाफ था, लेकिन क्योंकि मईशत तबाह हो जाती है अगर बेनजीर भुट्टो शहीद ना करती वो काम, तो वो हम लोग जवाब ना दे पाते, वो नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने तो चाइना से सेकंड हैंड प्लांट लाए। साहिवाल में जाके लोगों से पता करें, उनको फेफड़ों की बीमारियां शुरू हो गई हैं, फसलों का बेड़ा गर्क हो रहा है जो कोल फायर्ड पावर प्लांट आपने लगाए हैं, और सेकंड हैंड। खुदा का वास्ता है, ये देखें, हम लोग आज भी चाइना से 6,500 मेगावाट का सौदा करने जा रहे हैं। वो बिजली सोलर की जो आपने 16 सेंट पे ली, उनने 16 सेंट पे ली, PMLN ने जो मुआहदा किया, हमने 2.7 सेंट पे किया है। ये फर्क आप देख लें। शादात अमान साहब, सर आप लोगों की कंफर्टेबल पोजीशन ये है कि सेंटर में तो आप अपोजिशन में अच्छी अपोजिशन खेल लेते हैं, सिंध में आप हुकूमत कर रहे हैं और बिला शिरकत गैर ये थर्ड टर्म है और उससे भी बड़े सवालात उठते हैं, लेकिन वो आपस की बहस में नजरें इस तरह ज्यादा मरकूज हो जाती हैं। अनवार साहब, मैं आपको ये कहूँगा कि आप सिंध को विजिट करें, जहाँ यहाँ पे तो टीवी कैमरों में सब नजर आ रहा है। बात गुजारिश ये सुन लें कि इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट पंजाब में आगे पीछे हेल्थ कार्ड बांट रही है, आप लोग नहीं दे रहे। आप आके हमारे हॉस्पिटल देखें, 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड, 10 अरब में आपका एक हॉस्पिटल बनता है। तो बात यह कि मेरे भाई प्राइवेट हॉस्पिटल तो देहात में बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो बेहतर नहीं तहसील लेवल के ऊपर आपको हॉस्पिटल बनाएं। मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी आबादियां हैं,
वहाँ पे जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके देख लें, वहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, गायनी की डॉक्टर नहीं मिलेगी, फीमेल नहीं मिलेगी। भाई बाद या आप हेल्थ कार्ड तो दे रहे हैं, पहले कम से कम जो आपका स्ट्रक्चर है उसको तो आप कंप्लीट करें। तो मैं ये समझता हूँ सिंध को कह देना, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप देख लें पंजाब की सूरत के हाल क्या, ये इस्लामाबाद जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ की सूरत हाल आप देख लें कि यहाँ दिन में डॉके पड़े हैं, लोग पुलिस वाले कत्ल हो रहे हैं, चौकियाँ जो हैं वो महफूज नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ खाली ये कह देना, और कराची में हालात बहुत बेहतर हैं मैं यहाँ आप से। कराची में हालात बहुत बेहतर हैं। कराची की आबादी, पाकिस्तान की आबादी जो है उसका आप हिस्सा देख लें कि उसका 8वां हिस्सा है। तो आप कंपेयर करें ना, आप कराची को, खाली कराची एक कारोबार का हब है, एक आपको पता है वहाँ सी पोर्ट है, पाकिस्तान दुनिया जहान के लोग वहाँ पे हैं। तो आप इस तरीके से ये ना कहें जितने भी आप अपने 10 में से 10 नंबर देते हैं अपनी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को मैं सिंध कहता हूँ में। 10 में से 10 नहीं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसको जो 7 प्लस भी दें, प्लस भी प्लस दें। भी ये कहने तो- वाले थे 10 में से 11 दें। चलिए, ये शहादत अवान प्लस साहब, भी इस दें, नोट पे हमें प्रोग्राम प्लस को भी इख्तिताम दें। करना होगा। बारकैफ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सेनेटर जावेद अब्बाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर शहादत अवान साहब, यावर बाबास बहुत साहब बहुत शुक्रिया, और व्यूअर्स हमें अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया जिन्होंने केपी लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से हमें एनालिसिस दी। अली अमीन गंडूपुर से हमारा रब्ता मुकम्मल नहीं हो सका, ऑब्वियसली डे खान में सिग्नल्स का इशू था, लेकिन उनका ओपिनियन आ गया। केपी फर्स्ट फेज़ इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी, कम बैक किया है। अब ये देखना है कि जो 31 मार्च को सेकंड फेज़ होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में और फिर पंजाब में उन्हें, उनमें कैसे परफॉर्म करती है, चाहे वो हुकूमती जमातें या अपोजिशन की जमातें। सियासी राब्तों से नतीजा क्या निकलता है वो आने वाले दिनों में हम आपको बताते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।